एसएससी ने यहाँ पे अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है सब इंस्पेक्टर और दिल्ली पुलिस के लिए, और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लिए भी 2024 का ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन एसएससी की साइट से रिलीज़ हुआ है, जिसको हम देखते हैं कि इसका डेट ऑफ सबमिशन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए वो 4 मार्च से 28 मार्च तक रहेगा। और इसका लास्ट जो टाइम है, डेट है, जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन को अप्रूव किया जाएगा उसका है 28 मार्च। 28 मार्च रात 11 बजे से पहले आपको एनी हाउ अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। और इसकी लास्ट डेट जो पेमेंट की दे रखी है वो है 29 मार्च की, यानी कि रात 11 बजे 29 मार्च को, उससे आप पहले पहले आपको अपना पेमेंट एनी हाउ ऑनलाइन मेथड से कंप्लीट करना है। अगर किसी के फॉर्म में कोई करेक्शन होना है या संशोधन होना है तो वो 30 मार्च से 31 मार्च यानी कि 23 घंटे के लिए जो विंडो होगा वो ओपन रहेगा एसएससी के साइट पे, तो आप अपना फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं जिनके फॉर्म में एरर हो गई है। ये पूरा पूरा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है जो कि 9, 10 और 13 मई इन 3 डेट्स पे ये ऑर्गेनाइज करा जाएगा एसएससी के साइट से, जिसका एडमिट कार्ड भी आपको अप्रॉक्स 10 से 15 दिन पहले मिल जाएगा एसएससी के साइट पे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। इस चैनल पे आपको डेली 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एसएससी ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर दे रखा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट हो रहा है ये सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली आर्म फोर्सेस के लिए हो रहा है। तो जो एम्प्लॉय पहले से डिपार्टमेंट में है उनकी ये डिटेल्स दिए गए हैं, वो अपना चेक कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये जीडी का है, ये सब इंस्पेक्टर जीडी के लिए है, जिसमें पोस्ट की जो पे स्केल दे रखा है ये लेवल 6 का पे स्केल है और ये 7th पे कमीशन के अंतर्गत आएगा। यानी कि आपका पे लेवल जो होगा, जो पे लेवल है वो 6 है, और ये किस पे कमीशन के अंतर्गत है तो 7th पे कमीशन के अंतर्गत आएगा। यानी कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी 35,400 रुपये से होगी, और ये ग्रुप बी में आएगा जो कि नॉन गस्टेड पोस्ट होगी। ओके, सो इसका मतलब ये है कि अगर 35,000 रुपये समथिंग समथिंग 65,000 रुपीज़ आपकी सैलरी इन हैंड मिलेगी। यहाँ पे सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव और मेल और फीमेल के जो दिल्ली पुलिस के साइड से ऑर्गेनाइज हो रही है, इसमें भी आपका जो पे लेवल है वो 6 ही रहेगा और सैलरी भी सेम स्टार्टिंग 35,400 से होगी। बट ये क्लास सी की पोस्ट है, यानी कि ग्रुप सी के अंतर्गत आती है और ये ग्रुप बी के अंतर्गत आती है। तो मान के चलिए 5,000 रुपये का डिफरेंस हो सकता है। हो सकता है कि आपकी इस पोस्ट की जो दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आती है इसकी सैलरी 60,000 रुपये के आसपास जाए और इसकी 65,000 रुपये हो। अप्रॉक्स मैंने एक अप्रॉक्सीमेटली आपको बताया है। अब हम वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं, इसकी टेंटेटिव क्या वैकेंसी रिलीज हुई है एसएससी की साइड से। तो एसएससी ने अपना सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के लिए जो दिल्ली पुलिस मेल की है उसका इसने रिलीज करा है जनरल कैटेगरी। यूआर कैटेगरी को हम जनरल कैटेगरी में मानते हैं। तो ओपन ये जो है ये 45 सीटें जो हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 सीटें खाली हैं यहाँ पे, और स्पेशल कैटेगरी एक्स सर्विसमैन की भी 3 सीटें हैं यहाँ पे। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट 5 सीटें खाली हैं और 56 टोटल यहाँ पे वैकेंसी इस तरीके से रिलीज हुई है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का मीन्स है कि कोई पहले से हेड कांस्टेबल है या पहले से उसी विभाग में कोई भी पोस्ट पे एक एक्स पोस्ट पे कार्यरत है तो वो अगर एग्जाम देता है तो उसके लिए 5 सीटें यहाँ पे खाली हैं। ओबीसी में 3 सीटें दी हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को, स्पेशल कैटेगरी में 1 सीट है, एक्स सर्विसमैन को 2 है, और 24 सीटें खाली हैं ओबीसी में यहाँ पे सभी के लिए। एससी में 13 सीटें हैं, एसटी में 7 सीट है, ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 12 सीट खाली है, और आपका टोटल 101 पोस्ट सभी के लिए समानता खाली है। भारत सरकार के द्वारा दिया गया ये नोटिफिकेशन में ये वर्णित है। अब सब इंस्पेक्टर हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं फीमेल्स के लिए। तो यहाँ पे फीमेल को मिल रही है जनरल कैटेगरी में, यानी कि यूआर कैटेगरी जो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी है वहाँ पे 28 सीटें मिल रहा है। ओबीसी में 15 सीट है, एससी में 8 सीट है, एसटी में 4 है, ईडब्ल्यूएस में 6 है, टोटल 61 सीटें यहाँ पे रिलीज करी गई हैं। मेल्स की यहाँ पे है 101 सीट और फीमेल्स की है 61 सीटें। अब यहाँ पे बात करते हैं सब इंस्पेक्टर जीडी की। अब यहाँ पे जीडी की बात करते हैं तो जीडी में जो है ये मोस्टली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में काउंट होता है। यहाँ पे जेंडर वाइज मैं बता देता हूँ आपको, ये अंडर रिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी है।
तो जनरल कैटेगरी में मेल्स को मिल रही है बीएसएफ में 42 सीटें, फीमेल्स को दी जा रही हैं 18 सीटें बीएसएफ में, और ईडब्ल्यूएस वालों को दी जा रही है 85 सीटें और 5 सीट दी जा रही है यहाँ पे फीमेल को। ओबीसी में 229 मेल कैंडिडेट की सीट है, फीमेल की 12 सीटें हैं। एससी की 127 सीटें मेल्स के लिए हैं, 7 सीटें फीमेल्स के लिए हैं। एसटी में 64 सीटें मेल्स की हैं, 3 सीटें फीमेल्स की हैं। टोटल 847 सीटों में भर्ती हो रही है बीएसएफ में मेल्स के लिए, और फीमेल की हो रही है 45 सीटों पे। यानी कि कुल मिला के सरकार के द्वारा 892 पदों को निकाला गया है। 892 पोस्ट रिलीज हुई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सीआईएसएफ की। ईएसएफ भी 90 है, जो कि आप देख सकते हैं। सीआईएसएफ की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट की 583 सीटें, फीमेल की 65 है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सीआईएसएफ में 144 सीटें हैं और 16 सीटें फीमेल्स की हैं। ओबीसी में भी 388 सीटें सीआईएसएफ में मेल्स के लिए हैं और फीमेल्स की 43 है। 215 एससी कैटेगरी में सीआईएसएफ के लिए 215 सीटें मेल्स के लिए निकाली है और फीमेल की 24 सीटें हैं। एसटी कैटेगरी में सीआईएसएफ में 107 सीटें मेल्स की हैं और फीमेल्स की 12 सीटें हैं। टोटल देखा जाए तो 1437 पदों पे भर्ती हो रही है मेल्स की सीआईएसएफ में, और फीमेल्स की हो रही है 160 पदों के लिए। 160 पद रिक्त हैं फीमेल्स के लिए। 1597 टोटल पद इससे भरे जाने हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ की बात करें तो मेल्स और फीमेल्स में एससी कैटेगरी अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस में सीटें जो दी गई हैं वो अनरिजर्व्ड के लिए 451 सीटें ब्लैंक करी गई हैं और फीमेल्स के लिए 24 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 111 सीटें हैं और 6 सीटें फीमेल्स की हैं और मेल्स की 111 हैं। ओबीसी की 301 है, 16 सीटें यहाँ पे फीमेल्स की हैं। 167 यहाँ पे एससी की है मेल्स के लिए और 9 सीटें हैं फीमेल्स के लिए एससी कैटेगरी में। एसटी में सीआरपीएफ में बात करें, एसटी कैटेगरी में 83 मेल्स की है और फीमेल्स की 4 सीटें हैं। टोटल अगर बात करें तो 1113 सीटों में वैकेंसी हो रही है। नियुक्ति जारी करी गई है मेल के लिए और 59 सीटों में नियुक्ति जारी करी गई है फीमेल्स के लिए। 1172 सीटें टोटल इससे भरी जाएंगी। आईटीबीपी की बात करें तो आईटीबीपी में मेल्स का 81 सीटें अनरिजर्व कैटेगरी में और फीमेल्स की 14 सीटें अनरिजर्व कैटेगरी में ली गई हैं। ईडब्ल्यूएस में 25 मेल्स की, 4 फीमेल की। ओबीसी में 83 मेल की, 15 फीमेल की। एससी में 35 मेल की, 6 फीमेल की। एसटी में 13 मेल की और 2 फीमेल की। टोटल 237 पद हो रहे हैं मेल के आईटीबीपी में और 41 पद हो रहे हैं फीमेल के। कुल मिला के 278 पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई है। एसएसबी की बात कर लें अगर तो एसएसबी में 36 सीटें मेल की है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। जनरल में फीमेल की यहाँ पे कोई भी पद नहीं दिया गया है। ईडब्ल्यूएस में भी फीमेल की 0 है और मेल की 6 सीटें हैं एसएसबी में। ओबीसी में 9 सीटें हैं मेल के लिए, 1 सीट खाली है फीमेल के लिए। ये एसएसबी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। और 3 सीटें यहाँ पे एससी में हैं और 0 यहाँ पे एससी को कोई भी सीट नहीं दी गई है एसएसबी में। 5 सीटें यहाँ पे मेल को दी गई है, 2 सीट फीमेल को दी गई है एसटी कैटेगरी में। अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे हम टोटल, तो टोटल 59 पद टोटल यहाँ पे निकाले गए हैं मेल के लिए एसएसबी में और 3 पद निकाले गए फीमेल के एसएसबी में। टोटल 62 पदों पे भर्ती हो रही है। कुल मिला के भर्ती जो निकली है ये 4001 पद यहाँ पे निकाले गए हैं, जिसमें मेल जो है हमारे अनरिजर्व कैटेगरी में 1493 हैं और फीमेल्स हैं 121। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 371 मेल्स हैं, 31 फीमेल हैं। 1010 यहाँ पे ओबीसी है, 87 यहाँ पे फीमेल्स ओबीसी हैं। एससी कैटेगरी में 547 पोस्ट निकली है मेल्स की और 46 निकली है फीमेल की। एसटी कैटेगरी में 272 सीटें निकाली गई हैं मेल के लिए और 23 सीटें निकली हैं यहाँ पे फीमेल की। कुल मिला के 3693 सीटों में भर्ती हो रही है मेल की और 308 सीटें यहाँ पे निकाली गई है फीमेल की। अब आगे बढ़ते देखते हैं यहाँ पे कैंडिडेट सिलेक्टेड अपॉइंटेड टू पोस्ट। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्टेड होंगे वो अपॉइंट करे जाएंगे सीएपीएफ में एसआई की पोस्ट में, यानी कि सब इंस्पेक्टर वो बनेंगे और वो ऑल ओवर इंडिया वो इसके लिए बाध्य होंगे कि वो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी पोस्ट करे जा सकते हैं। यहाँ पे कमीशन ये नहीं कंफर्म कर रहा है, क्लियर दिया है कि वो स्टेट वाइज, रीजन वाइज, जोन वाइज, सिटी वाइज इसके अकॉर्डिंग क्या करना है उनको, इसके अकॉर्डिंग वो वैकेंसी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं ये उनके ऊपर अभी है।
रिजर्वेशन अगर इसकी बात करते हैं तो SC और ST और अदर बैकवर्ड क्लासेस को, OBC को और EWS को यहाँ पे OBC है, ESM है, इन कैटेगरीज को यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। आप बाकी की इसकी गाइडलाइंस और रेगुलेशंस को आप देख सकते हैं जो यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस फोर्स में मेल की। तो रिजर्वेशन अवेलेबल है केवल एक्स सर्विसमैन को और स्पेशल कैटेगरीज ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए जो दिया गया है वो 50% का कोटा यहाँ पे दिया गया है एंड रिजर्व्ड फॉर फॉलोइंग कैटेगरीज फॉर एक्स सर्विसमैन। बाकी कोटा एक्स सर्विसमैन की अलग कैटेगरीज के लिए निकाला गया है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है अगर आप स्पेशल फोर्स NSG में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो भी आपको मिलेगा कोटा। अगर आप QI या क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर की में ग्रेडिंग या कमांडो कोर्स आपने करा हुआ है या आप उसमें सेवा दे रहे हैं तो भी आपको कोटा दिया जाएगा। बाकी के और भी आप इसमें जो जानकारी है उसको देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे हम नेशनलिटी की बात करते हैं तो आपकी नेशनलिटी जो है वो इंडियन होनी चाहिए या आपकी नागरिकता, यहाँ पे कैंडिडेट की नागरिकता की बात कर रहा है, जो यहाँ पे पात्रता होनी चाहिए आपकी इस परीक्षा को देने के लिए, यहाँ पे उसकी बात करी जा रही है। यहाँ पे आपकी पात्रता भारतीय होना चाहिए, आप नेपाल के भी हो सकते हो या भूटान के भी हो सकते हो। यहाँ तक तो आप इस पोस्ट पे एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास एलिजिबल हो आप, ओके। सो अब यहाँ पे आप बात करते हैं आगे एज लिमिट को लेके। अब यहाँ पे एज लिमिट क्या दी गई है, एज लिमिट जो है यहाँ पर आपकी 14/7/1988 यानी कि 14 जुलाई 1988 से आपकी इससे मतलब ज़्यादा ना होनी, आपकी 1987 DOB नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये मैक्सिमम DOB की एज लिमिट है। और क्योंकि यहाँ पे पोस्ट जो है वो एज ही यहाँ पे दी गई है कि आपकी यहाँ पे एज होनी चाहिए 20 से 25 वर्ष। सो आप अगर आपकी लेटेस्ट में 2 अगस्त 1999 से अंदर है अगर आपकी एज तो आप डाल सकते हो। यहाँ पे बात मैं बता दूँ 3 अगस्त 1999 वालों का फॉर्म नहीं लिया जाएगा। 5 अगस्त या मतलब 2 से आगे कोई भी आपकी डेट हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, अगर आपका महीना 8वां लग रहा है 1999 ही सन आ रहा है तो भी आपको यहाँ पे आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा आगे। अपर एज लिमिट की जो रिलैक्सेशन मिल रहा है उसका क्राइटेरिया उसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो SSC ने क्राइटेरिया दिया है वो SC को यहाँ पे 5 वर्ष की छूट दे रहा है, यानी कि अगर कोई SC का कैंडिडेट 25 साल का हो गया है तो उसे 5 वर्ष की छूट मिलने के साथ में वो 30 वर्ष की आयु में भी दे सकता है परीक्षा। OBC को यहाँ पे 3 वर्ष का छूट दिया जा रहा है, यानी कि वो अपनी परीक्षा 28 वर्ष की आयु तक दे सकता है। अब एक्स सर्विसमैन ESM की बात करते हैं तो अगर उसके लिए है 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी चॉइस कर सकते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ SI इन दिल्ली पुलिस, अब दिल्ली पुलिस की SI के लिए क्या कैटेगरी है, क्या कोड है, उसके लिए भी यहाँ पे स्ट्रिक्टली बताया गया है कि वो फीमेल्स को लेके देखा जा सकता है कि क्या है, हस्बैंड है या फीमेल, मेल है या हस्बैंड है या वाइफ है, उसके लेके विडो, डाइवोर्स्ड, वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु आर नॉट रीमैरिड। और यहाँ पे भी जो कैटेगरी दी गई है इसको भी आप देख सकते हैं SC ST के लिए। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है उनको जो विडो है या डिवोर्स हो गया है जिनका, या ऐसी वुमेन जो जुडिशली अपने हस्बैंड से सेपरेट हो गई हैं, ऐसे कैंडिडेट्स को भी, ऐसी फीमेल्स को यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे 10 ईयर की रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी गई है। यहाँ पे भी उनको 15 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पर अगर कोई SC ST कैटेगरी की महिला है, वो विडो है, डिवोर्स है या वो कानूनी रूप से अपने पति से अलग है तो भी यहाँ पे उसको 15 वर्ष का छूट दिया गया है। यहाँ पे बात है जनरल कैटेगरी की, EWS की, और यहाँ पे बात हो रही है SC और ST की। तो मुझे लगता है आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि मैं फॉर्म को ब्रीफली डिस्क्राइब कर रहा हूँ आपको। अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल पे लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली पुलिस अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ द दिल्ली पुलिस ओनली कैटेगरी। अब कैटेगरी 17, कैटेगरी का जो कोड है 17, 18, 19, उसके अकॉर्डिंग क्या है, डिपार्टमेंट का कैंडिडेट अगर अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि वो जनरल कैटेगरी का कोई डिपार्टमेंट का व्यक्ति है, वो सर्विस दे रहा है,
तो वो 30 साल की एज तक का अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे 25 साल मिनिमम क्राइटेरिया है वो, लेकिन वो 30 साल तक दे सकता है। अगर वो ओबीसी कैटेगरी में आता है तो वो 33 वर्ष तक अप्लाई कर सकता है। अगर वो SC ST में आता है तो वो 35 वर्ष तक दे सकता है। यानी कि अगर वो जनरल कैटेगरी से है तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है, ओबीसी से है तो उसको 8 वर्ष का रिलैक्सेशन मिल रहा है, अगर वो SC ST है तो उसको 10 वर्ष का रिलैक्सेशन यहाँ पे भारत सरकार दे रही है उन कैंडिडेट्स को जो सेवारत हैं भारत सरकार से। अभी यहाँ पे बात करते हैं डीओबी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा आपका हाई स्कूल में क्या डीओबी भरा गया है या इंटर में क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे अपनी पात्रता को देख सकते हैं। ESM वाले भी अपनी ग्रुप C और D की पोस्ट जो जिस पे वो कार्यरत है उसके अकॉर्डिंग अपना ये डिटेल्स को देखकर ये OM नंबर जो पास हुआ है इसके अकॉर्डिंग 18 अगस्त 2014 के पास हुआ था, इसके अकॉर्डिंग अपना देख सकते हैं वो एलिजिबिलिटी ले रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पे बाकी की डिटेल्स दी गई हैं जो कि आप देख लीजिए, ये उनके लिए है जो एक्स सर्विस मैन है। यहाँ पे बाकी की डिटेल एक्स सर्विस मैन के लिए दी गई है जो आर्मी या मिलिट्री से जुड़े हुए हैं। अगर आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया है SSC ने कि वो एक्स सर्विस मैन का मतलब कौन कौन से पर्सन हो सकते हैं, तो जो पर्सन आर्मी, नेवी, इंडियन एयर फोर्सेस, इंडियन यूनियन से जुड़े हुए हैं वो इसको देख के समझ सकते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पे मांगी गई है। यहाँ पे चॉइस है आपके पास इनमें से ये या ये, इस तरीके से गया है पूरा, आप इसको चेक कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन को। यहाँ पे ये नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, ये नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, ये केवल सर्विसमैन के नोटिफिकेशन है। यहाँ पे ये नोटिफिकेशन सर्विसमैन के लिए जो लिस्ट में दिए गए हैं। 6 नंबर प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। क्या सर्टिफिकेट इसमें ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया हो। अगर आप ओबीसी के लिए ले रहे हैं रिजर्वेशन, अगर आप SC ST के लिए ले रहे हैं तो भी आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो या ESM हो। सारे कैटेगरी में अगर आप कोई भी कैटेगरी में हो और उसमें अगर आप ले रहे हो रिजर्वेशन तो आपको सर्टिफिकेट देना होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए कोई अंडर जो रिजर्व कैटेगरी उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। हम बात करते हैं यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, क्या पात्रता चाहिए, क्या शैक्षिक योग्यता यहाँ पे चाहिए। तो शैक्षिक योग्यता जो आपकी यहाँ पे चाहिए वो बैचलर डिग्री चाहिए, वो किसी भी भारत सरकार की या भारत के किसी भी राज्य में किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने वो वहाँ पे स्नातक करा हो, ग्रेजुएट करा हो या उसके समकक्ष कोई डिग्री हो जिसको आप लगा सकते हो। बैचलर डिग्री या उसके समकक्ष कोई आपने परीक्षा दी हो, जैसे बीटेक है फॉर एग्जाम्पल, आप बीटेक को ले लीजिए, बी फार्मा ले लीजिए, सारे बैचलर डिग्री हैं जो कि समकक्ष है। और ये भी यहाँ पे कहा गया है जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो 1/8/2024 से पहले हो। यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है तो आपका ग्रेजुएशन 1 अगस्त 2024 से पहले पूरा हुआ होना चाहिए। अगर आपका 2 अगस्त को भी ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ रहा है तो यहाँ पे मान्य नहीं होगा। ऑन एंड बिफोर 1 अगस्त, अगर 1 अगस्त को भी रिजल्ट आया आपका तो मान्य होगा। अब हम आगे देखते हैं क्या इन्होंने नोटिफिकेशन बाकी मांगी है, बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब अप्लाई कैसे करना है, अब यहाँ पे देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को SSC की साइट में जाना है, वहाँ पे फॉर्म्स को फिल करना है, अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल करनी है और उसके बाद प्रोसीड करना है पेमेंट के लिए। आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन भी 23 मार्च 2024 तक ही खुली है, सॉरी 28 मार्च है यहाँ पे, 28 मार्च तक आप अपना फॉर्म जमा कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस नॉमिनल सी है, 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है केवल आपकी। यहाँ पे आप फिल कर सकते हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी का भरे, चाहे SC भरे, चाहे ST भरे, चाहे OBC भरे, सभी के लिए फ़ीस यहाँ पे 100 रुपये दी गई है। अब आगे हम बात करते हैं 29 तारीख इसका लास्ट डेट है पेमेंट को कंप्लीट करने की। आप ऑन एंड बिफोर अगर आपको कोई भी करेक्शन करना है विंडो, तो विंडो ओपन है 30 मार्च से 31 मार्च तक विंडो ओपन है करेक्शन के लिए। अब यहाँ पे बाकी डिटेल्स दिए गए हैं, मैं अगर आपको समझना है तो मैं आपको स्क्रीन पे होल्ड कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और बाकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, आप डायरेक्टली इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो।
यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा गया है, अगर आप 31 मार्च से बाद में अगर आप कोई भी रिक्वेस्ट करते हो तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कोई भी चेंज को जो भी एरर है उसको संशोधित नहीं करा जाएगा। एग्जामिनेशन का सेंटर क्या है? एग्जामिनेशन का सेंटर पैन इंडिया रहता है। आप जो भी नियर बाय सेंटर को चूज़ करोगे वहाँ पे आपका सेंटर जाएगा, जो भी आपकी सिटी है आप उसको चूज़ कर सकते हो। आप गुजरात में आप रहते हो तो वहाँ का एरिया आप चूज़ कर सकते हो, आप मध्य प्रदेश में रहते हो वहाँ चूज़ करते हो सिटी, आप ऑल ओवर इंडिया कोई भी सिटी में रहते हो आप वहाँ की कंट्री को, मुंबई है, महाराष्ट्र है, आप उत्तर प्रदेश, कहीं पे भी आप रहते हो आप सिलेक्ट कर सकते हो अपनी नियर बाय सिटी को। यहाँ पे एग्जामिनेशन का सेंटर कौन कौन सी सिटी में जाता है, क्या कोड है उसका आप देख सकते हो, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, और इनका रीजनल जो रीज़न है वो भी आप देख सकते हो कि आप किस रीजन में आते हैं, क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा तो आपको उसी रीजन की साइट पे जा करके आपको डाउनलोड करना होगा। ये है, इसको आप देख सकते हो। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आगे की स्कीम क्या है एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम की जो स्कीम है वो सिंपल है कि आपको पहला पेपर होगा और फिर उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा, यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी भी कहा जाता है इसे, जिसमें आपकी दौड़ होगी, हाई जंप होगी, लॉन्ग जंप, ये सबको कंसीडर किया जाता है। फिर पेपर 2 है आपका, जो कि उसके बाद में डिटेल एग्जामिनेशन होगा आपका मेडिकल का। इन सभी तीनों स्टेज में 1 2 3 ये जो तीनों स्टेज हैं इनमें को आपको सारी स्टेज को क्वालिफाई करना होगा, क्योंकि कोई भी स्टेज जो है वो केवल क्वालिफाइंग राउंड पे नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं पेपर 1 की। तो यहाँ पे जो पेपर 1 है आपका जनरली वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैक्सिमम 50 मार्क्स का ही होगा। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का भी 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के होंगे, और 2 घंटे के समय में ही आपको ये सारे जितने भी ये सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन है सभी आपको सॉल्व करने होंगे। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का भी आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे 50 मार्क्स का। इंग्लिश कंप्रीहेंशन भी मिलेगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। पेपर सेकंड आपका होगा इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन पे, जो कि अंग्रेजी व्याकरण और उससे जुड़े गद्यांशों पे आधारित होगा। 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के और 2 घंटे का ही समय मिलेगा। अगर आप निगेटिव मार्किंग की बात करें तो पहले और दूसरे पेपर में 0.25 की निगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन सही करे हैं और उसके बाद में 4 ही क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपको 4 क्वेश्चन से जो मार्क्स मिलेंगे यानी कि सेम मार्क्स है, यानी कि 4 नंबर आपको मिलेंगे और 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा क्योंकि आपने 4 उत्तर गलत कर दिए, यानी कि 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे। बाकी की डिटेल हम आगे देखते हैं। एनसीसी, जो एनसीसी के कैंडिडेट हैं उनके पास अगर सर्टिफिकेट 1/8/2024 से पहले का है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट, एनसीसी बी, एनसीसी ए सर्टिफिकेट, तो उनको मार्क्स एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। 10 मार्क्स दिया जाएगा सी में, बी में 6 मार्क्स, 4 डी मार्क्स दिए जाएंगे एक एनसीसी ए सर्टिफिकेट में। तो इसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है तो कोशिश करिए आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट हो ताकि आप वेटेज ले पाएँ। और यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो ये हमारा सिलेबस है। पेपर 1 का जो सिलेबस है वो जनरल इंटेलिजेंस का, आप सिलेबस को देख सकते हैं क्या क्या पूछा जा रहा है सिलेबस में। एनोलॉजी है, सिमिलरिटीज़ है, एनालिसिस, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग है, ये पूरा आपका होल सिलेबस है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं इसके बाद में। इस सिलेबस इसका ये पूरा आपका जनरल नॉलेज का सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस का है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, ये आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का है, ये आपका पेपर 2 का इंग्लिश का है। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना हो तो आप, मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में दे दी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा ये पेज। अब यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट की। तो उसके अकॉर्डिंग मेल कैंडिडेट की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो उनका चेस्ट है वो नॉर्मल 80 होना चाहिए और एक्सपेंड फुलाने पे 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अदर हिल एरियाज़ में 165 सेंटीमीटर की हाइट चलेगी, लेकिन चेस्ट जो है वो 80 होना चाहिए, फुलाने में 85 होना चाहिए। और जो एसटी कैटेगरी के लोग हैं, एसटी कैटेगरी में जो आते हैं उनके पास 162 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए और 77 चेस्ट होना चाहिए नॉर्मल और फुलाने पे 82। फीमेल कैटेगरी यहाँ पे 157 हाइट दी गई है,
हिल एरिया की फीमेल कैटेगरीज को 155 सेंटीमीटर दी गई है। यहाँ पे उनके लिए ये डिटेल्स नॉट एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती है, उनकी 154 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब वेट, जो यहाँ पे वेट की जो बात करी गई वो हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपकी कितनी हाइट है, 5'7", 5'8", 5'9" या 5'10", जो भी आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। फीमेल्स का भी 5 हाइट है, 5.1 है, उसके अकॉर्डिंग उनके वेट को मेजर करा जाएगा। आपको मेल कैंडिडेट को 100 मीटर की दौड़ 16 सेकंड में पूरी करनी है। 1.6 किलोमीटर की दौड़ आपको 6.5 मिनट में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप आपको 3.65 मीटर, आपको 3 मौके दिए जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। इन 3 में से एक मौके में आपको करना होगा, नहीं तो आप बाहर कर दिए जाओगे। हाई जंप भी आपको 1.2 मीटर की पूरी करनी है, उसमें भी आपको 3 मौके दिए जाएंगे। शॉट पुट यानी कि आपको एक गोला उठा के जो फेंकना होता है, कितनी दूरी तक गोला गिरता है, वो गोले की दूरी लगभग 4.5 मीटर होनी चाहिए। इसको भी पूरा करने के लिए आपको 3 मौके दिए जाएंगे। फीमेल्स के लिए 100 मीटर की दौड़ 18 सेकंड की होगी, 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट की होगी। लॉन्ग जंप वो उनके लिए 2.7 मीटर, 3 मौके उनको भी मिलेंगे। हाई जंप के लिए भी उनको 0.9 मीटर की हाई जंप लेनी होगी, 3 मौके इसमें भी दिए जाएंगे। और यहाँ पे दिया गया है नो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैटेगरी। फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट को कोई भी चेस्ट मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जैसा मैंने आपको पहले ही ऊपर बताया हुआ था। अब हाइट रिलैक्सेशन को लेके बाकी जो इन्फॉर्मेशन अगर आपके रेलेवेंट है तो आप इसको रीड करिए, अदरवाइज आप इग्नोर कर सकते हो। अब मेडिकल स्टैंडर्ड की हम यहाँ पे बात करते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कैंडिडेट का पेपर 2 के बाद में। वो असिस्टेंट सर्जन जो है ग्रेड 1 का ऑफिसर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन लेगा। उसके बाद उसमें आपका आई टेस्ट करा जाएगा, और उसके बाद में जो डिटेल्स हैं वो आप देख सकते हैं क्या डिटेल्स मांगी गई हैं। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, वो इस ट्रेनिंग का पार्ट होंगे। तो ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें कराई जाएगी वो भी आप इसमें देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं टैटू और फिगर्स की। टैटू यहाँ पे इस पोस्ट में अलाउड है, बस आप कंटेंट, लोकेशन और साइज को देख लीजिए क्या रिक्वायरमेंट दी गई है। अगर जिनको टैटू रखने का शौक है वो रख सकते हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है। अगर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, इसके लिए आप देख सकते हैं क्या क्राइटेरिया है, और बाकी के ये हैं। इन क्राइटेरिया का कोई नीड नहीं है, जिनको रिलेवेंट कंटेंट है वो ये देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे लगेगा क्या क्या। आपका यहाँ पे आधार की कॉपी लगेगी, वोटर आईडी कार्ड अप्रूव्ड, इनमें से कोई एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए जो आपके डीओबी को शो करे। ओरिजिनल फ़ोटो आपको आईडी प्रूफ के लिए लगाना होगा, और एक डीओबी के लिए लगाना होगा जिससे आपको प्रूफ हो जाए। चाहे वो आप आधार लगाओ, वोटर आईडी लगाओ, डीएल लगाओ, पैन कार्ड लगाओ, पासपोर्ट आईडी कार्ड, कुछ भी आप लगाओ जिससे आपकी डीओबी वेरीफाइड हो पाए। अब यहाँ पे बाकी की डिटेल की बात करते हैं हम, कि चाहे आप कोई भी स्टेट स्कूल बोर्ड हो उससे इशू जो मार्कशीट हो वो आपको लगानी है 10th 12th की। अब उसके हिसाब से ये भी बात सही है कि 10th 12th की मार्कशीट जो है वो आपकी डीवी में चेक होगी। ये यहाँ पे जो केवल मांगा जा रहा है वो डीओबी के अकॉर्डिंग मांगा जा रहा है। अब यहाँ पे बाकी चीज़ें हैं जो आप चेक कर सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे ये डिटेल को पढ़ सकते हो या चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहाँ से आप ये डाउनलोड भी कर सकते हो नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे हम डीवी की बात करते हैं, तो डीवी में जो होगा उसके लेके यहाँ पे एसएससी ने डिस्क्राइब करा है, आप इसको क्लियर कर सकते हो। अब यहाँ पे बाकी डिटेल्स की हम बात करते हैं, तो बाकी डिटेल्स यहाँ पे जो प्रेफरेंसेस मिलेंगे उनको उनको दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का मिलेगा, बीएसएफ का उनको मिलेगा, सीआईएसएफ का उनको मिलेगा, उनको सीआरपीएफ का मिलेगा, और उनको टीबीबीपी आईटीबीपी का मिलेगा, उनको एसएसबी का मिलेगा। यानी कि दिल्ली पुलिस आपको मिलेगा, आपको बीएसएफ का मिलेगा, आपको सीआईएसएफ का भी मिल जाएगा, आपको सीआरपीएफ भी मिल जाएगा, और सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दे दिए जाएंगे। जो भी आप प्रेफरेंसेस भरोगे एग्जाम में उसी के अकॉर्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिलेगा बाय पोस्ट जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है ऊपर हम बता चुके हैं, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो पॉज करके। अब यहाँ पे बाकी की बात करें हम, कास्ट सर्टिफिकेट है, डीएल है,
आपके और भी जो डॉक्यूमेंट लग रहे हैं वो यहाँ पे परफेक्टली मेंशन्ड है, आप इनको रीड कर सकते हैं। बाकी क्या नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए इतना नहीं रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसको स्किप करता हूँ सेक्शन को। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन को आप देख सकते हैं, पहला एग्ज़ाम होगा, दूसरा होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, दौड़ होगी, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए आपको पेपर 1 और 2 में, बिना बोनस के साथ में 30% चाहिए जनरल कैटेगरी को। और ये जो रिक्वायरमेंट मांगी जा रही है ये एनसीसी के लिए है। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तब आपको एनसीसी सर्टिफिकेट आप एलिजिबल हो, एक तरीके से देखा जाए तो। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अगर बात करें तो बाकी आप देख सकते हैं ये क्राइटेरिया को, ये अगर रिलेवेंट नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं इतना एरिया, क्योंकि मैं स्किप कर रहा हूँ, नॉर्मल के लिए नहीं है, बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए है जिनको ये रिलेवेंट सूट कर रहा हो। अब आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे, बाकी की बात करें रिजोल्यूशन और टाई केसेस। अगर टाई होता है कि किसी के मार्क्स 1 to 83 आए, दूसरे के भी 1 to 3 ही आए, तो उस केस में कैसे क्या उसका निस्तारा करा जाएगा, उसको देखा जाएगा पेपर 2 में उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं अदर, बाकी डीओबी या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के उससे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए सभी कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स हैं, तो जो ए अल्फ़ाबेट से पहले आ रहा है उसको पहले ले लिया जाएगा, एम वाले को ड्रॉप कर दिया जाएगा। इसको आप बाकी देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे बाकी डिटेल्स दी गई हैं, उसको आप देख सकते हैं। बेल प्रैक्टिस क्या टाइप का है उसको भी आप देख सकते हो यहाँ पे। बाकी अगर बात करें डिस्क्वालिफिकेशन क्यों होगी उसको लेकर यहाँ पे दिया गया है। बाकी मैं पूरा आपको नोटिफिकेशन दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या क्या मांगा गया है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बाकी आप वीडियो पॉज करके भी बाकी नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हो, क्योंकि ये स्किपेबल है इसीलिए मैं इसको स्किप करके जा रहा हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के लिए पहले आपको OTR भरना होगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, ताकि आप सारे एग्ज़ाम को लेके भर पाओ। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मोबाइल नंबर लगेगा, ईमेल आईडी, आधार, वोटर, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये लगेगा, इसकी रिक्वायरमेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे बाकी के हम सर्टिफिकेट की बात करें, बाकी डिटेल्स मेंशन्ड है, आप इनको चेक कर सकते हो। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एसएससी ने, यहाँ पे कर्मचारी चयन आयोग ने स्क्रीनशॉट ऑलरेडी दे दिया है कि आपको कैसे कैसे करना है कार्य। बाकी का डिटेल्स जो है वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका नोटिफिकेशन लिंक ऑलरेडी दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हो। आप शेयर करिए इस वीडियो को, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको डेली इस चैनल पे 2 अपडेट गवर्नमेंट के ऑफिशियली मिलते रहेंगे। थैंक यू, और स्टे पावर्ड विथ करियर फंड, बने रहिए।